ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इजरायल ने सीरिया के एक एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। जानकारी इजरायल की सेना ने दी है। उसने दावा किया कि एक अनजान एयरक्राफ्ट उसकी सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसे शूट कर दिया गया। हालांकि उसने यह माना कि सीरिया का लड़ाकू विमान किसी तरह का खतरा पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहा था और उसने सावधानी बरतते हुए उसे शूट किया। इससे पहले इजरायल ने सीरिया के होम्स प्रांत समेत कई इलाकों पर हवाई हमले कर दिए। उसने वहां सुबह सुबह कई जगहों पर बम बरसाए। ईरान की मीडिया ने दावा किया कि सीरिया में इजरायल ने ईरान के ठिकानों को निशाना बनाया और हमलों में ईरान के 2 सलाहकारों की मौत हो गई। सीरिया के 5 सैनिकों की मौत की भी खबर है। यानी इजरायल सीरिया पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। पहले उसने सीरिया पर बम बरसाए, फिर उसके लड़ाकू विमान को मार गिराया, जिसके बाद इजरायल और ईरान मरने मारने पर उतारू हो गए। क्योंकि इजरायल और ईरान वैसे भी बारूद के ढेर पर बैठे हैं। दोनों के बीच जैसे हालात हैं, उन्हें देखकर लगता है कि जंग कभी भी शुरू हो सकती है। और अब इजरायल ने सीरिया के एयरक्राफ्ट को शूट करके आग में घी डालने का काम कर दिया है, जबकि उसकी सेना ने खुद कहा कि उस एयरक्राफ्ट से कोई खतरा नहीं था और इजरायल की सेना ने सावधानी बरतते हुए उसे मार गिराया। जिसके बाद इजरायल और सीरिया ही नहीं, इजरायल और ईरान के बीच भी तनाव बढ़ गया। क्योंकि सीरिया में इजरायल के हमलों का निशाना ईरान के ठिकाने या लड़ाकू विमान ही होते हैं। और ये बात इजरायल और ईरान मानते भी हैं, क्योंकि सीरिया में ईरान के कई सैन्य ठिकाने हैं और इजरायल को लगता है कि उसका कट्टर दुश्मन ईरान सीरिया के रास्ते इजरायल में घुसपैठ की कोशिश करता है। क्योंकि दक्षिण और पश्चिम में सीरिया की सीमा इजरायल से लगती है, जहां ईरान के कई सैन्य ठिकाने होने का दावा किया गया। यही वजह रही कि इजरायल ने जैसे ही सीरिया के होम्स शहर पर हमला किया, ईरान तिलमिला उठा। होम्स सीरिया के बीचों बीच बसा शहर है। इसे 2011 में बशर अल असद सरकार के खिलाफ हुए विद्रोह का केंद्र माना जाता है और इजरायल ने सीरिया के होम्स शहर की कई जगहों पर हवाई हमले किए। जिसके बाद सीरिया ने दावा किया कि उसके होम्स शहर पर हुए हमले में 5 सैनिकों की मौत हुई, जबकि ईरान ने दावा किया कि हमले में उसके 2 सलाहकार मारे गए। ईरान ने दावा किया कि इजरायल ने पिछले हफ्ते सीरिया पर 3 बार हवाई हमले किए और पूरे मार्च में उसने सीरिया में 6 बार एयर स्ट्राइक की। जिसके बाद ईरान की सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि इजरायल की आतंकी हरकतों पर ईरान चुप नहीं बैठेगा। मतलब तलवारें खिंच चुकी हैं। इजरायल ने ताबड़तोड़ हवाई हमले करके सीरिया में ईरान के सैन्य ठिकाने उड़ाए, जिसके बाद ईरान मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में जुट गया और सीरिया इन दोनों की लड़ाई का मैदान बन गया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में सीबीआई की तारीफ करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। दिल्ली में आयोजित सीबीआई के डायमंड जुबली कार्यक्रम में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचारियों पर हमला बोला और ताकतवर लोगों के खिलाफ की गई सीबीआई की कार्रवाई पर उसकी पीठ थपथपाई। साथ ही पीएम ने घोटालों के मुद्दे पर 2014 से पहले की यूपीए सरकार को भी निशाने पर लिया। इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन आरोपी निश्चिंत थे। इस कार्यक्रम में सीबीआई के उन अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने अलग अलग मुकदमों को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। उधर ईरान के मीडिया ने दावा किया कि ओमान की खाड़ी में घुसे अमेरिकी विमान को ईरान की सेना ने खदेड़ दिया। पिछले साल दिसंबर और इस साल जनवरी में अमेरिका और ब्रिटेन की नौसेना ने मिलकर ओमान की खाड़ी से गुजरने वाले ईरान के कई जहाज पकड़े थे। अमेरिका का आरोप है कि उन जहाजों के जरिए ईरान यमन में हूथी विद्रोहियों के लिए हथियार भेज रहा था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान अक्सर ओमान की खाड़ी के रास्ते ही हूथी विद्रोहियों तक हथियार पहुंचाता है और इसलिए वहां अमेरिका ने नजर रखने के लिए गश्त बढ़ा दी। ईरान के मीडिया का दावा है कि अमेरिका का एक टोही विमान EP-3E ईरान की हवाई सीमा में घुस आया, जिसके बाद ईरान की सेना ने उसे चेतावनी दी। ईरान के मीडिया का दावा है कि चेतावनी मिलने के बाद अमेरिका का ये टोही विमान अंतर्राष्ट्रीय सीमा में लौट गया। हालांकि अमेरिका की तरफ से ईरान के इस दावे की पुष्टि नहीं की गई। इधर हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। लगातार हो रही बर्फबारी से वहां के कई इलाकों में तापमान माइनस में पहुंच गया, जिससे कई इलाकों में ठंड बढ़ गई। मनाली से सामने आई तस्वीरों में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। पेड़, मकान और पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढके दिखे। वहीं बर्फबारी के बीच कुछ लोग मस्ती करते भी नजर आए। उधर फिनलैंड के नेटो में शामिल होने की तारीख तय हो गई, जिसके बाद रूस के मीडिया में फिनलैंड को सबक सिखाने की मांग उठने लगी। तुर्की की संसद में फिनलैंड को नेटो में शामिल करने से जुड़ा बिल पास हो चुका है और उसके नेटो का 31वां सदस्य बनने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन इस ऐलान से रूस में हड़कंप मच गया। वहां के मीडिया में यह बहस का मुद्दा बन गया, जिसमें वैसी ही भाषा का इस्तेमाल किया गया जैसी यूक्रेन के लिए इस्तेमाल की गई थी, क्योंकि रूस के न्यूज चैनल ने फिनलैंड को यूक्रेन की तर्ज पर मुक्ति देने की हिमायत की। चर्चा में कहा गया कि जिस तरह से यूक्रेन को नाज़ी विचारधारा से मुक्ति दी जा रही है, वैसी ही कोशिश फिनलैंड में भी होनी चाहिए। यानी रूस के मीडिया में फिनलैंड का हश्र यूक्रेन जैसा करने की मांग उठी। चर्चा के दौरान पुतिन का नेटो से जुड़ा एक बयान भी चलाया गया, जिसमें वो नेटो के काम करने के तरीके पर बात करते दिखे और उन्होंने आरोप लगाया कि नेटो अपने विस्तार के लिए नाज़ी विचारधारा फैला रहा है। उन्होंने दावा किया कि अपने पांव फैलाने के लिए नेटो चालें चलने पर उतारू हो चुका है। Запад начинает строить новую ось наподобие той, которая была создана। मतलब पुतिन नेटो की तुलना हिटलर की सोच और काम करने के तरीके से कर रहे हैं,
क्योंकि तानाशाह हिटलर जोर जबरदस्ती के दम पर कुछ भी करवाने के लिए बदनाम था और पुतिन की माने तो नेटो भी वही कर रहा है। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने की तारीख पक्की होते ही पुतिन का ये बयान चर्चा में आ गया, क्योंकि फिनलैंड रूस का पड़ोसी देश है और वो नेटो का हिस्सा बनने जा रहा है, यानी नेटो रूस के पड़ोस में पहुंचने वाला है। क्योंकि फिनलैंड और रूस करीब 1300 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। मतलब फिनलैंड पश्चिमी यूरोप में नेटो का सबसे बड़ा ठिकाना बनने का दम रखता है। रूस के साथ सीमा साझा करने की वजह से उस पर भी अगला यूक्रेन बनने की तलवार लटक रही थी। क्योंकि खुद रूस के मीडिया में फिनलैंड को यूक्रेन की तरह मुक्ति देने की बातें कही गई, या यूं कहें कि पुतिन फिनलैंड को अगला यूक्रेन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि नेटो का विस्तार एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में बात होते ही पुतिन का पारा चढ़ जाता है। इसी चक्कर में उन्होंने यूक्रेन में खून की नदियां बहा दी। और फिनलैंड तो कुछ घंटों में नेटो का हिस्सा बनने वाला है, क्योंकि उधर तुर्की की संसद में फिनलैंड के नेटो में शामिल होने से जुड़ा बिल पास हो गया। तुर्की वो आखिरी देश था जिसकी वजह से फिनलैंड की नेटो सदस्यता पर पेच फंसा था। क्योंकि फिनलैंड ने कुर्द लड़ाकों को आतंकी का दर्जा नहीं दिया था। तुर्की को शक था कि फिनलैंड से उन्हें हथियार भी दिए जाते हैं। यही वजह रही कि एर्दोआन ने फिनलैंड से कहा कि वो उन्हें भरोसा दिलाए, और जब उन्हें यकीन हो गया कि फिनलैंड ने अपना वादा निभा दिया है तो वो मान गए। लेकिन तुर्की के इस फैसले ने पुतिन का मूड खराब कर दिया। रूस ने तो यूरोप में एक और जंग के संकेत भी देने शुरू कर दिए, यानी फिनलैंड में कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि पुतिन गुस्से में है। इस बीच उत्तर यूरोप के देश फिनलैंड के चुनाव में प्रधानमंत्री सना मरीन की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। सना मरीन पिछले चुनावों में जीत के बाद फिनलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी थी। लेकिन इस बार कांटे की टक्कर में सना मरीन की पार्टी हार गई, जबकि दक्षिणपंथी विचारधारा वाली नेशनल कोalition पार्टी ने करीब 21% वोटों के साथ चुनाव में जीत का दावा किया, जबकि सना मरीन की पार्टी 19.9% वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रही। इधर बिहार के सासाराम में एक बार फिर धमाके की खबर सामने आई, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने वहां फ्लैग मार्च किया। सासाराम में रामनवमी के दिन निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई थीं, जिसकी वजह से वहां तनाव की स्थिति बन गई। लेकिन एक दिन की शांति के बाद एक बार फिर सासाराम में बवाल मच गया। वहां के एक इलाके में बम धमाके की खबर मिलते ही दो समुदायों के बीच फिर टकराव की स्थिति बन गई। हालांकि सुरक्षा बल के जवानों की मुस्तैदी से जल्द ही हालात काबू में आ गए। जवानों ने सासाराम के कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया ताकि फिर कोई हंगामा न हो। लेकिन जिस घर में धमाके की खबर सामने आई उसके आसपास लोगों की भीड़ काफी देर तक जुटी रही। बाद में बिहार पुलिस ने ट्वीट कर धमाके की खबर को गलत बताया। पुलिस के मुताबिक वहाँ किसी ने पटाखा फोड़ा था, जिससे वहाँ बम धमाके की अफवाह फैल गई। उधर पश्चिम बंगाल के हुगली में हिंसा के बाद बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती कर दी गई। वहां एक दिन पहले रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और आरोप है कि तभी उस पर पथराव हो गया, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी मुश्किल से मामले को शांत कराया। और इसके अगले दिन हुगली के सभी इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात कर दिए गए। साथ ही पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड लगाकर वहां से गुजरने वालों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। वहीं जिस इलाके में एक दिन पहले हिंसा भड़की थी उसके साथ कुछ दूसरे इलाकों में भी धारा 144 लागू कर दी गई। कुछ इलाके ऐसे हैं रिश्रा के जहां पर इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। एक दिन पहले हुगली के रिश्रा इलाके में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान बवाल मच गया। आरोप है कि कुछ लोगों ने शोभा यात्रा पर पथराव किया, जिसके बाद वहां दो समुदायों के बीच झड़प हो गई और साथ ही कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। इस बीच इटली में अंग्रेजी समेत दूसरी विदेशी भाषाओं में काम करने और बोलने पर जुर्माना लग सकता है। अंग्रेजी समेत दूसरी भाषाओं को बैन करने के लिए वहां की संसद में बिल पेश किया गया। और अगर ये बिल इटली की संसद में पास हो गया तो इसे न मानने पर 1 लाख यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 90 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ये बिल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी ने वहां की संसद में पेश किया। उधर बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती के ऐलान के बाद रूस ने पहली बार उस जगह के बारे में बताया जहां इन हथियारों को रखा जाएगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बेलारूस में रूस के राजदूत ने दावा किया कि परमाणु हथियारों को बेलारूस की पश्चिमी सीमा पर तैनात किया जाएगा। यानी पुतिन का प्लान परमाणु हथियारों को नेटो के दरवाजे तक पहुंचाने का है, ताकि नेटो की गर्दन हमेशा उनके पंजे में रहे। इसीलिए उन्होंने अपने परमाणु हथियारों को बेलारूस की पश्चिमी सीमा पर तैनात करने का फैसला किया। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि बेलारूस में रूस के राजदूत ने किया, जिनके मुताबिक बेलारूस की पश्चिमी सीमा पर परमाणु हथियारों की तैनाती की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। बेलारूस पश्चिम में नेटो देश पोलैंड के साथ सीमा साझा करता है, जबकि उत्तर में उसकी सीमा लिथुआनिया और लातविया से लगी है। ये दोनों भी नेटो के सदस्य देश हैं।